एक्सरसाइज 3.2 में हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे, ग्राफिकली हल निकालेंगे ग्राफीय विधि से। अब एक बात बताओ जरा, आपको पता है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी समीकरण का हल का मतलब ये होता है कि उसमें दिए गए चर का मान निकालना। मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर x y मानते हैं तो एस टी मानते हैं तो s और t की वैल्यू निकालनी है। मतलब उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, उससे फिर हमें जो पूछा है वो निकलेगा। अब देखो, इनको सोल्व करने के मेथड बहुत सारे हैं, तो वही यहां पर कह रहा है हमें कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स में आप पहले फॉर्म करो, पहले आप रैखिक समीकरण के युग्म बनाओ, लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाओ, उसके बाद उनको सोल्व करो ग्राफिकली, ग्राफीय विधि से हल करो। अब देखो, ग्राफ बनाना सीखा हमने पिछली एक्सरसाइज में, और पिछली क्लास में भी आपने सीखा होगा। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। क्या करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू भरनी है और दूसरी अपने आप आ जाएगी। एक्स की वैल्यू वाई मिलती है, वाई की वैल्यू एक्स मिलती है। तो वही शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, 10 बच्चे थे कुल। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है, 4 ज्यादा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जो भी निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों मान लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब माना लड़कों की संख्या। अब देखिए जरा, क्या मान लिया हमने, x मान ली। ठीक, और माना लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, y मान लेंगे। लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या मान लेंगे आप, y हो गया आपका। ठीक, x लड़कों की संख्या है, y लड़कियों की संख्या है। अब हमें दो इक्वेशन बनानी है ना, और फिर उनके ग्राफ बनाने हैं। और सॉल्यूशन का मतलब वो दोनों ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को जहां काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वहां पर x और y की वैल्यू क्या है हमें ये देखना है बस। अब देखो जरा, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया। आप देखो, दो समीकरण बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त है, इसमें दो शर्त है, ढंग से देखो तो 10 बच्चों ने भाग लिया है ना, तो कुल कितने बच्चे हैं, 10। और कुल का मतलब लड़के प्लस लड़कियां मिलाकर 10 हो गया। सिंपल सा है ना। x प्लस वाई किसके बराबर है, ये दोनों जोड़कर ही तो 10 है। कुल 10 बच्चों ने ही तो भाग लिया है, तो लड़के और लड़की मिला के 10। पहली कंडीशन ये है। इसका यहाँ पर आपको टेबल भी बनाना पड़ेगा, पता है ना, ये टेबल भी बनेगी, तभी तो ग्राफ बनता है। एक्स वाई तीन वैल्यू कम से कम निकालो, तब ग्राफ बनता है। ठीक, अब देखो सेकंड कंडीशन यहाँ लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, आप ये सब नीचे करेंगे बारी बारी। सेकंड कंडीशन क्या है, तो सेकंड कंडीशन यह है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ये लड़के, ये लड़कियां, 4 अधिक कौन सी है, लड़कियों की संख्या ना, मतलब ये वाली 4 अधिक है तो इधर जुड़ जाएगा। सिंपल, दो काम कर सकते हैं ना, जब भी कोई चीज 4 अधिक है, तो अगर ये 4 अधिक है तो इधर 4 जोड़ दो, या फिर अगर ये 4 अधिक है तो इधर से 4 घटा दो, आपकी मर्जी है। ठीक, ऐसा ना करके आप ऐसे कर सकते हो कि ये 4 अधिक है, अगर इसमें से 4 घटा दिए दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा, आपकी मेन समीकरण तो ये होती है, इधर आके ये वाली आपकी मेन समीकरण होती है, लेकिन हल इससे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 2 होगी आपकी ये। अब एक बात ध्यान रखना, वैल्यू मैं यहां भरूं यहां भरूं एक ही आती है, अलग नहीं आती कभी भी। x और ये y हो गया। अब देखो फिर से तीन वैल्यू दोनों में निकालनी पड़ेगी, अभी तो ग्राफ बनेगा। चलो देखो, यहां पर हमें x प्लस वाई 10 है, तो मान लो मैंने x भर दिया 4, तो y क्या आएगा 6, ऑटोमेटिक है 4 घट जाएगा। x भर दिया 5, तो y क्या आएगा 5, 5 घट जाएगा। x भर दिया 6, तो y क्या आएगा 4। वैल्यू निकालनी है, पता है आपको, x की वैल्यू कुछ भी भरो, y की एक वैल्यू आएगी। ऐसे यहां भरते हैं। अब देखो यहां भर देता हूं, मान लो मैं यहां पर y की वैल्यू भरता हूं। y की वैल्यू मैंने भर दी 10, तो 10 में 4 गया, x की वैल्यू 6। तो ऐसा भरो कि अच्छी संख्याएं हैं, ताकि ग्राफ बनाना इजी पड़े। भर के तो कुछ भी कर सकते हो ग्राफ, तो अब यहाँ पे कुछ भी भरो, आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करते हैं अच्छी वैल्यूज भरनी, ताकि 4, 5, 6 से छोटी छोटी संख्या आ जाए। यहाँ पर 10 के बदले 9 भर दिया, सॉरी y में 9 भर दिया, तो x की वैल्यू 9 में 4 गया 5। y में अगर 8 भर दिया तो x की वैल्यू 8 में 4 गया 4। आ गई x और y की वैल्यू दोनों की।
अब ग्राफ से हल कैसे करते हैं, तो पहले ग्राफ बनाना है। तो जिसने ना सीखा हो पिछली एक्सरसाइज में, यहाँ दोबारा देख लो ग्राफ कैसे बनेगा। इन दोनों के मैंने वैल्यू निकाल दी एक्स वाई की। ग्राफ के लिए आप ऐसे खींचते हैं दो एक्सिस, ये आपका पता है आपको वाई होता है, ये वाई डैश होता है। थोड़ा नीचे ले लें इसको, क्योंकि माइनस वाली संख्या रहा नहीं, तो कोशिश करते हैं नीचे ले लें इसको थोड़ा यहाँ पर। ठीक, अब देखना जरा, ये एक्स डैश जीरो होता है इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 9 या 10 है बस। एक्स पर तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 5 ही है बस, ज्यादा भी नहीं है एक्स पर वैल्यू। तो वाई पर ज्यादा वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्राफ पर तो ये सब निशान बराबर ही होते हैं, यहाँ तो बोर्ड पे या कर रहे हैं तो बराबर निशान ना भी हो। अब देखो जरा, ये हमने ले लिया, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो एक बड़ी सिंपल सी बात ये है भाई कि पहले वाले ग्राफ को सोल्व करते हैं। x पर 4 y पर 6, मतलब x पर 4 ये रहा, y पर 6 ये रहा। इन दोनों की लाइन ग्राफ में देख लेंगे कहाँ मिल रही है, इन दोनों की लाइन यहाँ कहीं मिलेंगी, तो ये आपकी होगी पहला पॉइंट। पॉइंट लिख सकते हो साथ में चाहो तो 4 6, समझ गए। अब ऐसे अगला पॉइंट है 5 5, तो x पर 5 ये रहा, y पर 5 आपका ये रहा, ये हो गया ऐसे ही। x पर 6 y पर 4, तो आपका x पर 6 y पर 4 ये हो गया। ये ग्राफ बनेगा ऐसे, सीधा सीधा ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया। मैंने कहा ग्राफ का नाम जरूर लिखेंगे आप, कहीं पे भी लास्ट में मान लो यहीं पर मैं ग्राफ का नाम लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये है इस ग्राफ का नाम। ये जो समीकरण बनी है ना ये वाली, ये पहला ग्राफ बन गया। दूसरा ग्राफ बनाते हैं। अब x पर 6 है, y पर 10 है, x पर 6 y पर 10, तो भाई साहब यहाँ कहीं होगा। ग्राफ पर तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ में तो बहुत सारी लाइन होती है, 6 वाली लाइन 10 वाली लाइन जहां मिलेगी वहां एक पॉइंट लग जाएगा। मैंने कहा इनका नाम लिख सकते हो आप पॉइंट, कैसे, इसका क्या था 4 6 5 5 और ये 6 और 4 हो गया, तो ऐसी पॉइंट का नाम लिख सकते हो आप। अब अगला पॉइंट दी 5 9, x पर 5 y पर 9, मतलब ये वाला पॉइंट है। ऐसे ही अगला पॉइंट x पर 4 y पर 8, x पर 4 y पर 8, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला आपका है। अब इन दोनों का आप ऐसे मिलाओगे, अब देखना ये कहीं तो काटेंगी ना। देखो यहाँ पर मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता, क्यों, क्योंकि मैंने तो वैसे ही बनाया है ना अपने मेजरमेंट से। लेकिन अगर ग्राफ पे इसको सोल्व करोगे तो ये जहां काटेंगे ना वहां पर एक x की वैल्यू होगी। देखो मान लो जैसे यहाँ पर काट रही है, चलो मान लो, तो इसके नीचे x की वैल्यू कुछ होगी ना, मेरी मान लो 3 है, मेरी तो x की वैल्यू 3 है ना। ये पॉइंट यहाँ है ना, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट पर जो लाइन है वो कहां जाके मिल रही है, इधर तो x पर मिल रही है मान लो 3 पर, और ये इस पर 6 पर। असल में ना थोड़ा अलग आएगा आंसर, जो भी आता हो मुझे याद नहीं। तो x पर जहां मिलेगी वो x की वैल्यू हो जाएगी, और y पर जहां मिलेगी वो y की वैल्यू हो जाएगी, बस खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अब कैसे है जरा समझो। देख लो ऐसे ही होगा शायद, आंसर यही आने वाला है। ये 3 हो गया और ये 7 पर आएगा। देखो समझो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y के साथ। अब देखो जरा इन दोनों का योग भी 10 है और ये से 4 ज्यादा भी है, तो बिल्कुल ठीक ठाक ही बनाया कर, आप ज्यादा बेकार नहीं बना मेरा। आप इसको बनाओगे तो बिल्कुल ये सीधी x वाली लाइन, समझ रहे हो ना, x y की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये जो बिंदु आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, इस यहां से जो लाइन जा रही है वो कहां मिल रही है x पर, तो x पर 3 पर मिल रही है, और यहाँ कहां मिल रही है y पर 7 पर मिल रही है। तो x का मान 3 y का मान 7, और x का मान 3 y का मान 7, मतलब नंबर ऑफ बॉयज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स 7, लड़कों की संख्या 3 लड़कियों की संख्या 7। आंसर थोड़ा अलग भी हो सकता है पर यही है शायद आएगा। अब करके देखेंगे ग्राफ पर, जहां ये काटेगा वो आपका सॉल्यूशन होता है। इसका सेकंड पार्ट है, सेम ऐसे ही इक्वेशन बनानी है आपको, इक्वेशन बना के ग्राफ बनाने हैं। जहां इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ वहां पर देख लो x पर कहां मिल रही है वो लाइन, वो x की वैल्यू होगी, y पर कहां मिल रही है वो लाइन, वो y की वैल्यू होगी। बस x y की वैल्यू ऐसे ही निकलती है ग्राफिकल मेथड से। तो ये आपको समझ आया हो, इसे समझो ढंग से, लिख लो चाहो तो। क्वेश्चन 2 करने से पहले एक बात समझो, ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इसका मतलब क्या है। देखो a1 b1 c1 एकदम सिंपल सी बात है। देखो कोई भी इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म में होगी, ax प्लस by प्लस c, इस फॉर्म में होती है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन जो होती है वो ऐसी होती है, 2 चर वाली रैखिक समीकरण ऐसी होती है, ax by प्लस c, मतलब x के साथ वाला a, y के साथ वाला b, और एक बिना चर वाला होता है। अब देखो यहीं पर अगर 2 समीकरण बन जाए तो पहली वाली के साथ वाला a1,
फिर B1 फिर C1 फिर अगली वाली का जैसे यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 को ज्यादा मुश्किल है नहीं छाटना। अब देखो यहां पर हम कुछ करें उससे पहले समझना जरा ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 से हमें क्या पता चलता है। देखो अगर हम ग्राफ पे कोई भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी समीकरण को दर्शाते हैं ग्राफ पर, तो क्या होता है, रेखा होती है उस पर। मान लो दो इक्वेशन को दर्शा रहे हो आप, तो हो सकता है एक इक्वेशन की रेखा ये हो गई और एक इक्वेशन की एक रेखा ये हो गई, ऐसा हो सकता है। तो अब ये दोनों रेखाएं हो सकता है एक दूसरे को काटे। अब ये दोनों रेखा ऐसे भी तो बन सकती हैं, जैसे ये ऐसे हैं, यही दोनों रेखा ऐसे भी बन सकती है बिल्कुल पैरेलल, और यही रेखाएं ऐसे भी बन सकती हैं, एक रेखा दूसरी वाली भी इसके ऊपर ही से जाए। समझ रहे हो? तीनों केस कब पॉसिबल है, बात समझो। अगर किसी ग्राफ का सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन सिर्फ तभी होगा ना जब वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन क्या इन दोनों का कोई सॉल्यूशन होगा? तो याद रहे एक बात समझना, सॉल्यूशन का मतलब है कि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब सोचो अगर यहां पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जिसका एक सॉल्यूशन होगा। अब अगर कोई रेखा समपाती है मतलब कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब बिल्कुल उसके ऊपर ही है ये रेखा, दूसरी भी इसके ऊपर ही रेखा, तो ये तो इसको हर जगह काटेगी ना। तो हर जगह काटेगी मतलब इसके असीमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और पैरेलल लाइंस का कोई भी हल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि काटेंगी नहीं। पैरेलल लाइंस क्या होती है? व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब एक बात समझना, ऐसा कब कब पॉसिबल है? तो एक बात समझा, बड़े ध्यान से सुनना। कभी भी मैं 3 केस बता रहा हूं आपको, ठीक? अगर हल नहीं कर रहे अभी मैं ऐसे ही बता रहे हैं, अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अब समझो अगर ये तीनों आपकी इक्वल है, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये अगर आपकी इक्वल है, तो ये जब भी इक्वल होंगी, याद रहे जो लाइंस होंगी ना, जो ये लाइंस होंगी वो होंगी आपकी कोइंसिडेंट। एक बात समझो, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब समपाती। अब एक बात बताओ, अगर रेखा समपाती है मतलब ऐसे वाली लाइन है कोइंसिडेंट, तो सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइटली मैनी हो जाएंगे ना, अनेक हल होंगे इसके। तो ठीक है, एक कंडीशन ये बनती है अगर तीनों ही इक्वल आ जाए, मतलब ये भी 1/3 हो, इनका बटा भी 1/3 हो, ये भी 1/3 हो, तीनों अगर इक्वल आ जाए तो वो लाइन कोइंसिडेंट होंगी, दोनों समपाती होंगी और हल उनके अनेक होंगे। ठीक, अब एक और केस बनता है कि अब शुरू के तो दो बराबर हों, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, लेकिन लास्ट वाला बराबर ना हो, तब क्या केस बनता है? तब बनता है आपका पैरेलल लाइंस का केस। किसका? पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं। अब देखो अगर रेखा समांतर है, पैरेलल लाइंस पे कैसा सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो काटने पर होता है कि कितने पॉइंट पर काट रही है। यहां पर अनगिनत पॉइंट से काटने वाले तो इसके अनेक हल होंगे, यहां पर एक ही पॉइंट पर काटती है तो एक हल होता है। पैरेलल लाइंस में काटेगी नहीं तो इसका हल नहीं होगा, इसके नो सॉल्यूशंस, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक जो तीसरा केस बनता है वो ये होता है कि अगर पहले वाला ही बराबर ना आए, मतलब A1 बटा A2 ही बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो आगे चेक भी नहीं करते हम तो है। अगर ये बराबर ही नहीं है तो क्या होगा? इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये वाली आपकी, और इनके सॉल्यूशन कितने होंगे? एक, यूनिक सॉल्यूशन होता है एक। ठीक, ये 3 केस बनते हैं। ठीक, अब यहीं पर हमें ये चेक करके बताना है कि ये इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, पैरेलल होगी या आपकी कोइंसिडेंट होगी। तो ये कोइंसिडेंट इस टाइम होगी, पैरेलल इस टाइम होगी और इंटरसेक्ट इस टाइम करेगी एक पॉइंट पर। तो तीनों आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। फिर हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। तो पहला करते हैं, तो हमें बस A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इसे छाटना है। तो देखो जरा मैं यहां पे निकालता हूं A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 क्या है? A1 क्या है? A1 है 5, A2 कितना है? 7। देखो A दोनों A है, पहली वाली का 1 इसका 2, समीकरण की वजह से A1 A2 5 अपॉन 7। ठीक है, B1 अपॉन B2 कितना होगा? तो B1 अपॉन B2 आपका ये माइनस का 4 अपॉन में 6। अब ये देखो कटते हैं ये तो है ना, तो 2 दूनी 4 2 3, अच्छा तो माइनस का 2 अपॉन 3। अब एक बात देखो, यहाँ तो पहला ही बराबर नहीं है ना, क्या A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर है? नहीं है ना, तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अब सीधा लिख दोगे कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और जब ऐसा केस कब होता है? अगर इक्वल नहीं है मतलब लाइंस
दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, है ना, इसका मतलब दीज लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यह रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये वाली लाइन है पहली ही, ठीक, क्योंकि इसका a1/a2 ही बराबर नहीं है b1/b2 के। ऐसे इसके सभी पार्ट चेक करेंगे आप, जितने भी पार्ट है। जैसे मान लो एक और पार्ट करता हूं इसका मैं, ये वाला देखो, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 6s माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगला क्या, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा यहां क्या केस होगा, तो आप सीधा निकालोगे a1/a2। a1 कितना है 6, a2 2, तो 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3/1। ठीक, अब b1/b2 निकालो, कॉमा लगा देना। b1/b2 क्या होगा, तो 3 माइनस का और माइनस का ही 1, तो फिर से वही 3/1 ही आया ना। अब c1/c2 निकालो, तो 10/9, तो ये नहीं घटेगा, है ना। तो अब यहां पर क्या है, a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। यहां ये वाला केस है ना, ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है आपका। तो जब दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो ये पैरेलल लाइंस है, आप लिख दोगे दीज आर पैरेलल लाइंस। अब मान लो तीनों ही बराबर होते तो दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। बस तीन ही केस तो बताए मैंने। अब देखो इसका थर्ड पार्ट जो है ना, वो बस सुन लो, आप कर लोगे अपने आप। क्या कह रहा है उसमें, थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है हमें फिर से a1/a2 b1/b2 की कंपेयरिंग करके ये बताना है कि जो लाइंस है वो कांस्टेंट है या नहीं। लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। मतलब हमें ये बताना है कि ये संगत है या असंगत। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, याद रहे, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ना, जिनका एक हल होता है, सिर्फ यही संगत होती है, सिर्फ यही कंसिस्टेंट होती है, बाकी दोनों इनकंसिस्टेंट होती है। तो उसमें तो कुछ दिक्कत आएगी नहीं ना। आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना आता है। अगर आपका ये वाला केस बना तो वो कंसिस्टेंट है, वरना वो इनकंसिस्टेंट है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक कर भी देता हूं। मान लो इसका मैं एक पार्ट करता हूं। मान लो फर्स्ट पार्ट ही है आपका, क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि थर्ड का है ये, फर्स्ट पार्ट थर्ड का इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अगली क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब देखो जरा, पहली बात तो ये 5 इधर नहीं इधर होना चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। याद रखना, ऐसे करना बहुत जरूरी है, वरना कई बार क्या होता है, किसी में इधर दिया होता है किसी में नहीं दिया होता है, तो माइनस प्लस का अंतर आ जाता है। सबको इधर लाना जरूरी है। ये है हमारी a1b2 और c1c2 यहां से छटेंगे। अब देखो जरा, a1/a2 क्या होगा, a1 कितना है 3 ये है हमारी मेन इक्वेशन, ये 1 ये 2, a1/a2 3/2, b1/b2 फिर से वही 2/3। बराबर नहीं आई, तो बराबर नहीं आई मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ऐसा केस नहीं है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अभी मैंने बताया सिर्फ इसी केस में कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन, तो आप लिख दोगे दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यह समीकरण संगत है, बस खत्म। कंसिस्टेंट कब नहीं आएंगी, इसके अलावा कोई और केस बन जाए, ये वाला बन जाए या तीनों इक्वल वाला केस बन जाए, तो वो दोनों ही इनकंसिस्टेंट है, दोनों असंगत है। ये वाली सिर्फ संगत है। देखो इसका ना एक पार्ट वैसा भी है अपॉन में भी, जैसे थर्ड पार्ट, इसमें भी चलना मत, मैं करके दिखाता हूं। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस वैसे आते नहीं 2-3 नंबर, लेकिन 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना एक जरूरी है, पता होना आपका। और वैसे भी अगर आपको ग्राफीय सॉल्यूशन निकालना है ना, ग्राफिक सॉल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए पहले। ऐसे थोड़े मान लो आप कोई भी कमेंट में लिखा क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, क्या पता उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन ही ना आता हो। अगर वो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ऐसे, तो क्या उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन आएगा, नहीं आएगा ना। तो याद रहे तो ग्राफिकली सॉल्यूशन जब आता है जब वो कंसिस्टेंट होती है। तो कंसिस्टेंट का ही सिर्फ सोल्व करते हैं, बना नहीं करते। थर्ड पार्ट देखे जरा, क्या कह रहा है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ये आपकी पहली। दूसरी दी है
9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। पहला काम इधर लाना सबको, तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब a1/a2 निकालो। तो ध्यान a1/a2 जब आप निकालोगे तो ध्यान देना, क्या ध्यान से करना, a1 क्या है आपका 3/2 और अपॉन में फिर कुछ आता है तो कहां नीचे ही आएगा, 9 यहां आएगा, पता है ना आपको। अगर पहले ही कोई चीज मतलब 3/2 है उसके अपॉन में कुछ है मतलब इसी के साथ लिख देंगे, तो ये आ गया आपका 3 3 जा 9, तो 1/6 आ गया ये, ठीक। ऐसे ही b1/b2 निकाले, तो b1 है आपका 5/3, अब अपॉन में कुछ आएगा तो 10 यही आएगा, ठीक। और ध्यान देना ये माइनस का है, तो माइनस का है तो आपका 5 2 10, ये आपका -1/6 है। क्या ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, 1/6 है -1/6 है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब क्या ये भी कंसिस्टेंट है। अब देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है ना उसमें सिर्फ ग्राफ बनाने हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, इसमें मुझे कुछ कराने की जरूरत है नहीं। फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वैसे ही यहाँ पर दो इक्वेशन दी है और बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट, कौन सा संगत कौन सा असंगत, और कह रहा है इफ कंसिस्टेंट फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो संगत है तो उनके ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालिए। देखो तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की पहचान करना तो इजी है, ऐसा आता ही कंसिस्टेंट है, नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट है। आप अगर कोई कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना आपको ग्राफिकली, तो इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना तो कोई मुश्किल है ना ग्राफिकली। मैं ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं निकाल के दे सकता आपको, क्योंकि मैं हाथों से बनाऊंगा ऐसे ही तो मेरा सॉल्यूशन कभी ठीक आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पे लेना पड़ता है ना, ग्राफ में आंसर आएगा आपका एक्यूरेट। तो इसलिए आप खुद ग्राफ का काम करें। तो फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप करें, जो कंसिस्टेंट है उनका सॉल्यूशन निकालें, जो इनकंसिस्टेंट है उनका तो निकाल भी नहीं सकता सॉल्यूशन, तो उसको वैसे ही छोड़ दें। तो पता ही है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे छांटते हैं, ये वाला सिर्फ कंसिस्टेंट होगा, बाकी सभी इनकंसिस्टेंट होंगे, याद रहे, ठीक।